पर किसकी तरह? इंग्लिश सिर्फ ट्रांसलेशन ही करो। सेलर अनपेड, पैसे ही नहीं दिए बायर ने। सेलर सेलर ने अपनी गुड्स बेच दी और बायर ने उसे पेमेंट नहीं की, तो चैप्टर बन गया अनपेड सेलर। ठीक है, मोल ने मुझे लगता है ऐसे किया हुआ है। क्या हुआ है मोल ऐसे? किया होगा तो किया करूँ। चलो, अनपेड सेलर। पहले हम समझते हैं, पहले सिर्फ सुनो ही, फिर बुक से पढ़ के बाद में चार्ट बनाएंगे। अनपेड सेलर वर्ड का मतलब क्या है? अनपेड सेलर वर्ड का मतलब है कि किसी पर्सन ने आपको गुड्स दे दी और आपने उसकी पेमेंट नहीं की। जब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें डेफिनेशन में ये बताया गया कि मान लो एक्स ने वाई को कुछ गुड्स सेल किए और वाई ने प्रॉमिस किया कि मैं पेमेंट करूंगा आफ्टर 2 डेज, और वो 2 डेज के बाद पेमेंट ना करे, तो इस केस में हम एक्स को क्या बोलेंगे? अनपेड सेलर। या फिर एक्स ने वाई को गुड्स दी, उसने साथ ही उसके एक बिल ड्रॉ करके भेज दिया कि तुम मुझे इस बिल को एक्सेप्ट कर दो। वाई ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। जब बिल को ऑनर करने का टाइम आया, बिल डिसऑनर हो गया, तो इस केस में भी एक्स क्या बन जाएगा? अनपेड सेलर। समझ आई ना पहले तो बात? तो अगर किसी पर्सन ने गुड्स खरीदी है, उसकी पेमेंट नहीं की, या फिर पेमेंट की इन फॉर्म ऑफ बिल्स और एनी अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट वो डिसऑनर हो गई, तो जो सेलर है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अनपेड सेलर। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इसके पास रेमेडीज क्या क्या है। अब ये लीगली क्या कर सकता है? इसने अपनी गुड्स भी दे दी हैं और इसे पैसे भी नहीं मिले। व्हाट लीगल एक्शन कैन ही टेक? तो एक्चुअली में चैप्टर का नाम क्या बनना चाहिए? रेमेडीज अवेलेबल टू अ सेलर इन केस ऑफ ब्रीच बाय बायर। बायर ने एक्चुअली, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। परफॉर्मेंस कब होती है? सेलर की ड्यूटी क्या होती है? गुड्स को डिलीवर करना। और बायर की ड्यूटी क्या होती है? गुड्स को एक्सेप्ट करके उसका प्राइस पे करना। अब उसने प्राइस पे नहीं किया, उसने क्या कर दी है? ब्रीच। ब्रीच के केस में सेलर क्या कर सकता है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसी क्वेश्चन को मैं दो तरीके से पूछ सकती हूँ। एक पूछ सकती हूँ क्या रेमेडीज है सेलर के पास इन केस ऑफ ब्रीच बाय बायर। एक मैं ये पूछ सकती हूँ कि क्या राइट्स हैं अनपेड सेलर के इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ बायर। तो बेसिकली क्वेश्चन में हो क्या रहा है? एक पार्टी ब्रीच कर रही है, जो कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 5 में भी पढ़ते हैं, और हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि अगर किसी ने ब्रीच की तो बाकी की पार्टीज क्या कर सकती, राइट? अब राइट्स क्या होते हैं? कहते उस पर्सन के कुछ राइट्स हैं अगेंस्ट गुड्स और कुछ राइट्स हैं अगेंस्ट बायर। लेट से मैंने अनमोल को प्रॉमिस किया कि मैं उसे 10 आइटम्स सेल करूंगी। अनमोल ने मुझे बोला कि मैम मैं कल पेमेंट कर दूंगा। अब अनमोल मुझे कल पेमेंट करने आया ही नहीं, गुड्स अभी मेरे पास ही पड़ी है, बट मैं फिर भी क्या बन गई हूँ? अनपेड सेलर, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था वो कल पेमेंट करने आएगा। तो अब मेरे पास राइट है, मैं बोलूंगी मैं कुछ दूंगी नहीं तुम्हें जब तक तुम पेमेंट नहीं करोगे, आई विल नॉट गिव गुड्स। तो कई बार ऐसा होता है कि पर्सन के पास अगेंस्ट गुड्स भी कुछ राइट्स है। ये तो कई बार होंगे, पर ये हमारे पास हमेशा ही होंगे, राइट अगेंस्ट बायर। तो मतलब के वैसे तो जब सेल होती है आपके पास क्या होता है? पर ऑब्वियसली आपके पास एक और क्या चीज होती है? जो अग्रीमेंट टू सेल है उसमें सिर्फ जसन पर सोनम होता है, पर सेल के केस में जसन रेम है। इसका मतलब ये नहीं कि जसन पर सोनम है ही नहीं। सेल के केस में आपके पास क्या है? दोनों राइट्स हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ? कहते डिपेंड करेगा कि गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है या गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई। ठीक है, एक केस है प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है और मुझे अनमोल ने पैसे देने से मना कर दिया। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है तो लीगली ये गुड्स किसकी है? अनमोल की।
है ना। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई तो लीगली गुड्स किसकी है, अनमोल की। बट मेरे पास, मेरा भी तो कुछ राइट होना चाहिए, जब वो पैसे ही नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं। तो मुझे उन्होंने बोला कि आप लियन एक्सरसाइज कर सकते हो। लियन का मतलब रिटेन द पोजेशन, हम लोगों ने पेमेंट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। लियन का मतलब होता है, आप बोलोगे मैं पोजेशन अपने पास रखूंगी, मैं अनमोल को बोलूंगी हाँ ये है तो तुम्हारी चीज है, पर जब तक तुम पेमेंट नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं दूंगी। और मैं ये काम लीगली कर रही हूँ, तुम किसी पर्सन की चीज लीगली अपने पास रख रहे हो, क्योंकि उसने कोई लॉ को, कोई कंडीशन को कॉन्ट्रावेन किया है, तो मैं लीगली उसको अपने पास रखूंगी, मैं लियन एक्सरसाइज कर। अनमोल ने कहा मैम मैं आपको भी पेमेंट कर देता हूँ। एंड इसका एजेंट मेरे शोरूम से गुड्स ले गया। मुझे रास्ते में पता चला कि पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। तो अगर गुड्स रास्ते में है और मुझे पता चले कि अब तो वो पक्का पैसे दे ही नहीं सकता, तो मैं गुड्स को वापस भी मंगवा सकती हूँ। इसे हम लोग बोलते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट। गुड्स चली गई थी, मतलब कि लियन खत्म हो गया था। जैसे ही गुड्स मैंने अनमोल के एजेंट को दी, प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई। क्या मैं लीगली वापस मंगवा सकती हूँ? नहीं। एक केस में सिर्फ मंगवा सकते हैं, अगर जो बायर है वो क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट। शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नेम है अनपेड सेलर। हम पहले कॉमन सेंस में सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अनपेड सेलर क्या होता, क्या होगा। सेलर है जिसे कि अभी तक पैसे नहीं मिले। दो केसेस उन्होंने बताए, कहते हैं या तो उसे पेमेंट नहीं मिली, या उसे पेमेंट मिली थी इन फॉर्म ऑफ एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल्स रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट और चेक, एंड वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गई है, डिसऑर्डर। अब ये पर्सन क्या लीगल एक्शन ले सकता है, उसके पास क्या रेमेडीज है अगेंस्ट, अवेलेबल अगेंस्ट बायर, वो हमने यहाँ पर पढ़नी है। तो यहाँ पे ब्रीच हुई की है बायर ने, और हम रेमेडीज पढ़ रहे हैं, राइट्स पढ़ रहे हैं सेलर। दो तरह के राइट्स होते हैं अनपेड सेलर के पास। एक तो वो लीगल एक्शन ले सकता है उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने ब्रीच की, एंड कई बार उसके पास राइट होता है कि वो गुड्स के ऊपर भी लीगल एक्शन ले सकता है। गुड्स के ऊपर क्या लीगल एक्शन ले सकता है, डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई या नहीं। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, तो पड़ी मेरे पास है, पर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, तो मैं सबसे पहले तो क्या कहूंगी कि जब तक तुम पेमेंट नहीं करोगे मैं भी तुम्हें पोजेशन नहीं दूंगी। आई विल एक्सरसाइज लियन ऑन द गुड्स। अब मैंने अपने पास लियन एक्सरसाइज कर रखा है, पर्सन ने बोला मैं पेमेंट कर दूंगा, एंड मैंने गुड्स डिलीवर कर दी। गुड्स रास्ते में थी, और अगर मुझे पता चले कि पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कंफर्म हो गया वो पर्सन पैसे नहीं दे सकता, तो जैसे ही मुझे पता चला इंसॉल्वेंट हो गया, मैं लियन दोबारा से कर लूंगी। दोबारा से लियन करने के लिए उन्होंने वर्ड क्या यूज कर दिया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। इसे बोलते हैं रीगेन द। लियन का मतलब होता है रिटेन द पोजेशन, पोजेशन अपने पास रखा। एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट को क्या बोलते हैं, रीगेन। आपने पोजेशन खो दिया था पर आपने दोबारा गेन कर लिया, रीगेन। ठीक है। अब मान लो मैंने लियन एक्सरसाइज कर रखा है, 6 महीने हो गए, अनमोल पैसे नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूं। तो लॉ में बोला गया इन दोनों राइट्स का कोई फायदा ही नहीं जब तक हमें ये राइट ना मिले। अल्टीमेटली मेरा बिजनेस है, मैं क्या चाहती हूँ, गुड्स को सेल करके प्रॉफिट अर्न करना। तो मैं उसे एक रिमाइंडर दूंगी, दो रिमाइंडर दूंगी, अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा मैं जिंदगी भर वेट थोड़ी करूंगी कि अनमोल कभी गुड्स खरीदने आएगा और इसकी पेमेंट करेगा। मेरे पास सबसे बड़ा राइट तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, इन गुड्स को किसी और को सेल करना। तो मैंने ये गुड्स आंचल को सेल कर दी। बाद में डिस्प्यूट हो गया, अनमोल कहता ये तो मेरी गुड्स है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो क्या हो चुकी थी, ट्रांसफर। पर आंचल कहती है मैंने तो गुड फेथ में खरीदी है, मैंने तो सेलर से खरीदी है। तो इस केस में क्या आंचल को वैलिड टाइटल ट्रांसफर होगा, कहाँ पे पढ़ा है, हमने कहाँ पढ़ा, हमने पढ़ा है कि आंचल को वैलिड टाइटल ट्रांसफर होगा, कहाँ पढ़ा है वो आप बताओ। बाय नॉन, वेरी वेरी गुड, नेमो दे कोनो हैबे, याद आया। नेमो दे कोनो हैबे का मतलब क्या होता है, नो वन कैन कन्वे अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी में हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी, मर्सेंटाइल एजेंट है, को ओनर है, सेलर इन पोजेशन है, बायर इन पोजेशन है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड में हमने पढ़ा था अनपेड सेलर है, पॉनी ऑफ गुड्स है, फाइंडर ऑफ गुड्स है, या ऑफिशियल लिक्विडेटर है। याद आ गया, वहां पर लिखा आ रहा है अनपेड सेलर।
तो अनपेड सेलर के पास राइट होता है गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है, और मैंने अगर ऐसे ही गुड्स आंचल को दे दी, शी विल बिकम अ वैलिड। पक्का क्लियर है? अगर अभी तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुई, अभी सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल था, मुझे अनमोल ने आके पैसे देने थे, इसने नहीं दिए और गुड्स मेरे पास ही पड़ी है, अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई ही नहीं है, तो इस केस में मेरे पास ऑब्वियसली क्या राइट होगा, मैं क्या करूंगी? आई विल विद होल्ड द डिलीवरी। मैं बोलूंगी ठीक है, जब तक तुम पेमेंट नहीं करोगे मैं तब तक गुड्स नहीं दूंगी, गुड्स तो मेरी है ही, प्रॉपर्टी तो मेरे पास है ही है। अब मैं फिर से क्या एक्सरसाइज करूंगी? लियन, पर यहाँ पर बस लियन का नाम चेंज कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया गया? विद होल्ड द डिलीवरी ऑफ गुड्स। पक्का सब कुछ समझ आया? बायर के अगेंस्ट हम क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं? मान लो मैंने अनमोल को गुड्स तो दे ही दी, वो इसे यूज कर रहा है, तो अब मैं गुड्स के ऊपर तो कोई राइट नहीं एक्सरसाइज कर सकती, अब मेरे पास सिर्फ क्या बचा? राइट अगेंस्ट बायर। ऑब्वियसली आप उसे क्या करोगे? उससे प्राइस की रिकवरी भी करोगे, इंटरेस्ट की रिकवरी भी करोगे, ये पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, हाँ, वो सारा कुछ ही आ जाएगा आगे इंटरेस्ट वर्ड में। अभी उसे समझते हैं, पहले इतना सा याद करते हैं, फिर बुक से रीड करेंगे, फिर आके दोबारा ये चार्ट बनाएंगे टू हैव अ होल मैप इन द माइंड कि चैप्टर में हो क्या पूछ रहा है। चैप्टर का नेम है अनपेड सेलर। अनपेड सेलर मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको पैसे नहीं मिले, एंड या फिर ऐसा पर्सन जिसे पेमेंट मिली थी इन फॉर्म ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और वो डिसऑनर हो गई। अनपेड सेलर, अगर जो बायर है वो ब्रीच कर दे तो अनपेड सेलर के राइट्स क्या है? उसके पास कुछ राइट्स हैं अगेंस्ट गुड्स एंड कुछ राइट्स हैं अगेंस्ट बायर। उसके पास बायर के अगेंस्ट क्या राइट्स है? वो बायर को स्यू करेगा। बायर से क्या रिकवर करेगा? गुड्स की पेमेंट। स्यू करेगा प्राइस की रिकवरी के लिए, जो पैसे उसने देने थे। उसे स्यू करेगा इंटरेस्ट के लिए, लेट पेमेंट में जो मेरा नुकसान हुआ मैं वो भी उससे रिकवर करूँ। उसने मुझे हरास किया, मैं उसे स्यू करूंगी डैमेजेस के लिए। तो जब कोई अनपेड सेलर बायर को स्यू करता है वह उससे प्राइस, इंटरेस्ट एंड डैमेजेस तीनों चीजें रिकवर कर सकता है। तीन अलग अलग पॉइंट्स है। अदरवाइज कई बार उसके पास कुछ राइट्स होंगे अगेंस्ट गुड्स में। अगेंस्ट गुड्स उसके क्या क्या राइट्स हैं? डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है या प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है तो मैं बोलूंगी फिर भी मैं तुम्हें गुड्स नहीं दूंगी, मैं जबरदस्ती रखूंगी अपने पास। वो बोलेगा नहीं मैम ये तो इलीगल है, मैं बोलूंगी नहीं, मुझे लीगली अलाउड है। इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? लियन। आई विल रिटेन द पोजेशन। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने गुड्स भेज दी थी, लेट्स से मिस्टर एक्स ने अमेरिका से कोई गुड्स मंगवाई और उन्होंने मिस्टर एक्स के एजेंट को गुड्स दे दी। तो जब एजेंट को गुड्स दे दी तो गुड्स अभी रास्ते में है, कनाडा से आ रही है, पर उनको पता चला कि जो मिस्टर एक्स है ये तो लोगों के टाइम पे पैसे नहीं दे पा रहा, ये तो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो इस केस में सेलर के पास राइट है कि वैसे तो डिलीवरी हो गई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, बट मैं उस पोजेशन को रीगेन कर सकता हूँ। तो वो क्या एक्सरसाइज करेगा? स्टॉपेज इन ट्रांजिट, के रास्ते में ही गुड्स को रोको और मुझे वापस भेजो। स्टॉपेज इन ट्रांजिट हमेशा नहीं एक्सरसाइज कर सकते, सिर्फ एक ही केस में कर सकते हैं, अगर बायर क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट। इन दोनों राइट्स का कोई फायदा ही नहीं अगर तीसरा राइट ना मिले। मैंने गुड्स अपने शोरूम में रखने के लिए थोड़ी खरीदनी है, मुझे राइट दो इन गुड्स को किसी को सेल करने का। तो हमें राइट दिया गया कि आप इन गुड्स को किसी और पर्सन को सेल भी कर सकते हो। वैसे तो प्रॉपर्टी सिर्फ कौन ट्रांसफर कर सकता है? जो उसका ओनर हो, और इस टाइम पे सेलर तो ओनर हो ही है ही नहीं, क्योंकि हम खुद ही बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी तो क्या हो चुकी है? ट्रांसफर। बट एज एन एक्सेप्शन टू नेमो दे कोनो है पे, अनपेड सेलर भी अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, उस केस में जो सामने वाला पर्सन है अगर वो गुड फेथ में खरीद रहा है उसे वैलिड ओनरशिप मिलती है। ठीक है, अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो हमारा हम एक वर्ड पढ़ेंगे विद होल्ड द डिलीवरी। इसे एक एक करके बुक से रीड करते हैं, फिर आगे चलेंगे। जो आपका डाउट है लीगल डैमेजेस वो भी इसमें कवर। ओके, लास्ट क्लास हमने जल्दी में खत्म की, ये तीन सेक्शन हमने अच्छे से पढ़े नहीं थे, एक बार इसे रीड करते हैं। हम लोग कुछ रूल्स पढ़ रहे थे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के रूल्स क्या होंगे। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते कब माना जाएगा कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर ली। परफॉर्मेंस टॉपिक में ना मैंने तीन चीजें बताई थी। सबसे पहले ये बताया था कि सेलर की ड्यूटी क्या होती है? गुड्स को डिलीवर करना। बायर की ड्यूटी क्या होती है? एक्सेप्ट करना एंड उसकी पेमेंट करना। तो अब वो बता रहे हैं कि पता कैसे चलेगा एक्सेप्टेंस हो गई। पहले ऊपर डिलीवरी के रूल्स पढ़े, डिलीवरी का टाइम क्या होता है,
डिलीवरी कब डिमांड कर सकते हो, डिलीवरी के एक्सपेंसेस कौन बियर करता है, डिलीवरेबल स्टेट तक लेके आने के एक्सपेंसेस कौन करता है, डिलीवरी रॉन्ग क्वांटिटी की हो जाए, पिज्जा वाली एग्जांपल हमने की थी, वो सब कुछ हमने कवर किया। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस के रूल्स क्या है। कहते हैं हम मान लेंगे कि बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर ली। अगर बायर सेलर को फोन करके बोल दे, एक्सप्रेस कर दे कि गुड्स बिल्कुल ठीक है, बायर ने सेलर को कुछ नहीं बोला, बट उसके कंडक्ट से वो कुछ भी ऐसा करे जिससे पता चल रहा है कि वो गुड्स के ऊपर ओनरशिप एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर एक रीजनेबल टाइम के बाद भी उसने गुड्स अपने पास रख रखी। अगर मैंने अमेजोन से कुछ गुड्स ऑर्डर की, उन्होंने बताया कि आपके पास रिटर्न करने का टाइम है 10 डेज, अगर मैं 10 डेज तक उनको कुछ एक्सप्रेस ना करूं, मेरे कंडक्ट से कुछ पता ना चले, तो टाइम लैप्स होने के बाद ऑब्वियसली उसका मतलब क्या होगा कि गुड्स क्या हो गई, एक्सेप्ट। तो ये सिर्फ एक नया सेक्शन है, ये हमने सेम रूल्स और किस चीज में पढ़े हैं। टॉपिक क्या था, जिसको सेक्शन नेम भी याद, कौन से टॉपिक में पढ़े हैं, 24 टॉपिक बताओ। ऐसा कब होता था कि हम मान लेंगे कि गुड्स सेल हो गई, एक्सप्रेस, गुड्स सेंट ऑन, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल के केस में क्या होता है, मैंने अप्रूवल के लिए भेजी थी कि तुम चाहो तो रिजेक्ट कर दो, चाहो तो एक्सेप्ट कर दो। तो जब वो पर्सन एक्सप्रेस कर ले तो हम मान लेते हैं एक्सेप्ट कर ले। जब वो कोई ऐसा एक्ट कर दे, एक्ट के एग्जांपल देना, क्या क्या एक्ट कर सकता है, प्लेज पे रख दे, या फिर फर्दर थर्ड पार्टी को सेल कर दे, या फिर हमने पढ़ा था थर्ड, अगर रीजनेबल टाइम क्या हो जाए, लैप्स। तो सेक्शन 24 और 42 थोड़े थोड़े एक जैसे, थोड़े थोड़े क्या पूरे ही एक जैसे हैं। बस सेक्शन नंबर 24 में गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल है, एंड 42 में एक्सेप्टेंस, रूल सेम। ठीक है। बायर नॉट बाउंड टू रिजेक्ट द गुड्स, मैंने अमेजोन से गुड्स आई, उनकी ऐप पे जाके सिलेक्ट कर दिया कि ये तो मुझे पसंद नहीं है, मैं इसे वापस करना चाहती हूँ, तो क्या पिकअप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी कि सेलर की होगी, पिकअप के एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, तो सेम कॉमन सेंस लगाओ, बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स। ठीक है, अमेजोन के स्टोर हाउस पे छोड़ के आना हमारी ड्यूटी नहीं है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। लोकेश गेम हार गया, गेम खेल रहा है। Unless otherwise agreed, where goods are delivered to buyer and he refuses to accept them, having the right so to do, he is not bound to return them to the seller. बायर की कोई ड्यूटी नहीं बनती है सेलर को गुड्स वापस करके आना, बट इट इज सफिशिएंट अगर वो उसे इन्फॉर्म कर दे कि मैं इन्हें नहीं रखना चाहता, दैट आई वांट टू रिफ्यूज द एक्सेप्टेंस। ठीक है। तो आपने कॉमन सेंस ही लगानी है, जो हम लोग रियल लाइफ में करते हैं वही चीज लॉ में लिखी हुई है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। बायर की क्या लाइबिलिटी होगी अगर उसने निग्लेक्ट किया या मना कर दिया एक्सेप्ट करने से गुड्स को। मैंने गुड्स ऑर्डर की है, अमेजोन वाले घर पे डिलीवर करने आए, मैं फोन ही नहीं उठा रही हूँ, मेरे घर पे कोई अवेलेबल ही नहीं है, वो घर पे के बाहर गुड्स रख के चले गए, उन्होंने सेकंड टाइम कॉल किया, थर्ड टाइम कॉल किया, वो कोई ब्रेकेबल आइटम्स थी बाहर टूट गई, तो लॉस किसका होना चाहिए, बायर का होना चाहिए। ऑब्वियसली मेरी गलती है, जिसका फॉल्ट होगा उसी की गलती है। पढ़ो ये टॉपिक। मैम वापस ले लिए कौन, कि देखो वेरी गुड पॉइंट। देखो पहले तो कहते हैं कि अगर सेलर रेडी है, विलिंग है गुड्स डिलीवर करने के लिए, एंड वो रिक्वेस्ट कर रहा है बायर को कि डिलीवरी लो, एंड बायर रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर डिलीवरी ना आए, तो वो लाइबल है सेलर को लॉस के लिए। तो अगर मैं मना कर दूं, निग्लेक्ट मतलब नेग्लिजेंस से एक्ट कर रही हूँ या मना ही कर रही हूँ डिलीवरी लेने से, तो इस केस में लॉस के लिए कौन लाइबल है, बायर। ऑल्सो अगर सेलर ने गुड्स अपने पास रखी हुई है, उसकी कस्टडी में पड़ी है, तो जो भी उसके एक्सपेंसेस इंकर हो रहे हैं, मेरी ड्यूटी बनेगी मैं उसके लिए उसे क्या पे करूं, चार्जेस पे करूं। फर्दर एक और पॉइंट बताया, कहते कई बार जरूरी नहीं है कि बायर सेलर को एक्सप्रेस करेगा कि मैंने गुड्स नहीं लेनी,
आप उसके कंडक्ट से समझ लोगे कि बायर गुड्स नहीं लेना चाहता। नथिंग इन दिस सेक्शन विल अफेक्ट राइट ऑफ सेलर वेयर द निग्लेक्ट अमाउंट्स टू रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कई बार ऐसे होगा कि जब आप गुड्स नहीं ले रहे हो, अमेजोन वाले गुड्स दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं मुझे, मैं नहीं उठा रही, उनको मेरे कंडक्ट से लगा कि मैं हमने नहीं लेनी होंगी, तो वो वापस ले गए। तो इस केस में क्या मेरी कोई ड्यूटी बनेगी पे करने की? नहीं। इस केस में मैंने एक्सप्रेस नहीं किया, मैंने कंडक्ट से बताया है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही हूँ। राइट है? अरुण, हो गया तुम्हारा डाउट पे क्लियर? चलो फिर एक मिनट, इसी टॉपिक के रूल्स लिख लो, हमने अभी लिखे नहीं थे। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो आपने पुराना लिखा हुआ है उसके बाद एक नया चार्ट बनाओ। एक पर्सन है सेलर, एक पर्सन है बायर। सेलर की ड्यूटी थी गुड्स की डिलीवरी, और बायर की ड्यूटी थी गुड्स को एक्सेप्ट करना एंड प्राइस पे करना। गुड्स की डिलीवरी के रूल्स आप लोगों ने ऑलरेडी लिख लिए। टॉपिक ध्यान में कैसे रहेगा कि हमने क्या कुछ किया है, तो आपने ध्यान रखना है गुड्स की डिलीवरी से रिलेटेड हम लोगों ने काफी सारे रूल्स पढ़े। पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या होगा, क्या गुड्स की डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में हो सकती है, अप्लाई कौन करेगा, साथ साथ सोचते रहो आपको याद भी है कि नहीं, कौन अप्लाई करेगा डिलीवरी के लिए, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा, एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, एंड अगर रॉन्ग क्वांटिटी आ गई तो क्या होगा। ऐसे हम लोगों ने रूल्स पढ़े। एक्सपेंसेस डिलीवरेबल स्टेट तक तो कौन लेके आता है? सेलर। डिलीवरेबल स्टेट में आने के बाद बायर। इसके बाद एक पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। इसमें तीन तरह की केस स्टडी बन सकती है एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स के बारे में। एक तो केस स्टडी बन सकती है डीम्ड एक्सेप्टेंस, सेक्शन 42 सेम एज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल सेक्शन 24। हम कभी ये मान नहीं कि तुमने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है? सेकेंड केस स्टडी बन सकती है बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द गुड्स। बायर की कोई ड्यूटी नहीं बनती है गुड्स को रिटर्न करना, बट ही मस्ट इंटीमेट। इसका मतलब ये नहीं कि वो बताए भी ना, उसे इन्फॉर्म तो करना है कि मैं गुड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बट ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द गुड्स। बाउंड से यहां से उनका मीनिंग निकलता है कि रिटर्न की एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, रिटर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी। ठीक है? एंड थर्ड, निग्लेक्ट और रिफ्यूजल बाय बायर टू एक्सेप्ट द गुड्स। अगर बायर मना कर रहा है या निग्लेक्ट कर रहा है गुड्स को एक्सेप्ट करने से, इस केस में क्या कुछ होगा? अगर बायर मना कर रहा है, बायर कहता मैंने गुड्स नहीं लेनी,
Buyer bears the loss. Charges for care and custody. इस केस में सेलर कि किस टाइप की लीगल ड्यूटीज बनेंगी? वेरी गुड, वेरी गुड, लॉ समझने लग गए हो। केयर एंड कस्टडी ऑफ गुड्स एंड लास्ट मे मीन रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बायर ने कॉन्ट्रैक्ट ही कर दिया। मे मीन रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इम्प्लाइड, उसके कंडक्ट से कई बार ऐसे इम्प्लाई हो सकता। ठीक है, पहले काम को पढ़ लिया, गुड्स की डिलीवरी, एक्सेप्टेंस को पढ़ लिया। प्राइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में कि अगर बायर प्राइस नहीं पे करेगा तो फिर सेलर क्या बन जाता है? उसके सारे रूल, मतलब पूरा एक्ट लिंक्ड है। वैसे पहले चैप्टर में हम सीखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, उसमें हम ये समझते हैं गुड्स क्या होती है, डिलीवरी क्या होती है। सेक्शन 4 की स्टोरी हमने पूरी याद की थी। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, कई बार डिस्ट्रॉय हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, कई बार अग्रीमेंट टू सेल के बाद, पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले प्राइस के रूल्स क्या होंगे, सेक्शन 9 और 10, वो सब कुछ आया पहले चैप्टर में। अब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, तो कहते हैं पार्टीज जो मर्जी टर्म्स एंड कंडीशंस बना लें, पर लॉ ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से ही डिसाइड कर रखे हैं सेलर और बायर की प्रोटेक्शन के लिए। बायर की प्रोटेक्शन के लिए 7 इम्प्लाइड कंडीशंस बनाई, 4 इम्प्लाइड वारंटीज बनाई, और सेलर की प्रोटेक्शन के लिए क्या बनाया? केविएट एक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट बन भी गया, हर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उसे परफॉर्म करना होता है। परफॉर्म करने का मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है। प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी उसके हम लोगों ने रूल्स पढ़े कि आमतौर पे तो जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाती हैं, अनएसर्टेन गुड्स के 7 स्टेप्स याद किए कि पहले एप्रोप्रिएशन होगी। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है सिलेक्शन, इंटेंशन एंड म्यूचुअल कंसेंट, उसके अच्छे से स्टेप्स याद किए। सेक्शन 24 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल में क्या होगा। सेक्शन 25 रेजर्वेशन फॉर राइट ऑफ डिस्पोजल। सेक्शन 26 रिस्क आमतौर पे प्रॉपर्टी के साथ ही ट्रांसफर हो जाएगा, और कुछ ऐसे केसेस होंगे कि पर्सन ओनर नहीं है, प्रॉपर्टी फिर भी ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पर हमने परफॉर्मेंस के रूल्स के साथ कंप्लीट किया। तो अब अगर आप इसे रिलेट करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ, मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे 9 यूनिट्स को तुम 3 पार्ट्स में मेंटली डिवाइड कर सकते हो। पहला यूनिट होता है ये सीखना कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन एंड एसेंशियल एलिमेंट्स। ये सब कुछ हम पहले 3 चैप्टर्स में सीखते हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद क्या होगा, या तो परफॉर्म या फिर ब्रीच। परफॉर्मेंस के सारे रूल्स हमने पढ़े थे यूनिट 4 में, यहाँ पर भी सारे परफॉर्मेंस के रूल्स डिस्कस हो रहे हैं यूनिट 3। परफॉर्मेंस के बाद हो सकती है ब्रीच, वो आ जाएगी हमारे पास अब यूनिट 4 में। अनपेड सेलर में क्या डिस्कस हो रहा है, एक्चुअली ब्रीच टॉपिक डिस्कस हो रहा है। एक ही चैप्टर लग रहा है, समझ आ रहा है कैसी चीजें इंटरलिंक्ड है। ग्रेट, इसमें भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी आएंगे। वहां पे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हमने कौन कौन से पढ़े थे? कॉजी, बेलमेंट, एजेंसी, इंडेमनिटी एंड गारंटी। ऐसे यहाँ पर भी सेम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, एक ही आएगा बस ऑप्शन से। अनपेड सेलर का मतलब क्या है? कहते कॉन्ट्रैक्ट ना रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होता है, हमें पहले से ही पता है। कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सेल के केस में सेलर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द गुड्स। सेलर की ड्यूटी बनती है गुड्स को डिलीवर करना, और बायर की ड्यूटी बनती है उसके लिए पे करना। इफ द बायर फेल्स और रिफ्यूजेस, द सेलर कैन बी कॉल्ड एज अनपेड सेलर। हम याद करेंगे सेक्शन नंबर 45 अनपेड सेलर की डेफिनेशन। अनपेड सेलर कौन होता है? कहते हैं सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी अनपेड। हम सेलर को अनपेड कब मान के चलेंगे? अगर होल प्राइस इज नॉट बीन पेड, अगर अभी पूरे पैसे नहीं दिए हैं, एंड सेलर हैज एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस, और सेलर का लीगल एक्शन लेने का भी राइट क्रिएट हो गया। मान लो मैंने राधिका को गुड्स सेल की एंड उसने बोला कि मैम मैं पेमेंट करूंगी 15 दिसंबर,
इसने मुझे पहले ही बोला कि मुझे क्रेडिट पीरियड चाहिए, मैं 15 दिसंबर को पेमेंट करूंगी। क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैं आज की डेट में 3 दिसंबर को मैं अनपेड सेलर, ड्यू डेट तक तो मैं लीगली पैसा मांग ही नहीं सकती। ड्यू डेट के बाद पता चलेगा मैं अनपेड सेलर हूं या नहीं। तो कहते हैं अगर सेलर के पास इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन, तो मैं लीगली एक्शन कब ले सकती हूँ राधिका के अगेंस्ट, अगर वो 15 को पेमेंट ना करे। तो अगर 15 को पेमेंट ना करे तब से मुझे क्या बोला जा सकता है, अनपेड सेलर। तब तक मैं अनपेड सेलर नहीं। ठीक है, हाईलाइट करेंगे प्लीज। समझ भी आ गया है होप सबको। या फिर अगर आपने पेमेंट की है किसी बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ, एंड वो क्या हो गया है, डिसऑनर। The term seller here includes any person who is in position of seller, for instance as agent of seller to whom bill of lading has been endorsed, or consignor or agent who has himself paid or is directly responsible for price. Unpaid seller के rights क्या होते हैं? तो उन्होंने सबसे पहले हमें बताया सेक्शन नंबर 46 में, कहते subject to the provisions of the act and any law for the time being in force, notwithstanding that property may have passed to buyer। कहते हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है कि नहीं, चाहे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई चाहे नहीं हुई। अनपेड सेलर के 3 राइट्स होते हैं। उसका पहला राइट होता है लियन ऑन गुड्स, वो गुड्स के ऊपर लियन एक्सरसाइज करेगा। अगर जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके पास एक और राइट क्या होगा, स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। एंड एक और राइट क्या होगा, राइट ऑफ रीसेल्स। अगर प्रॉपर्टी हैज नॉट पास टू बायर, पहले केस में तो बोला कि चाहे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है चाहे नहीं, बाद में हमें बोल रहा है अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई तो एक और राइट है। कहते हैं उस केस में तीनों राइट तो नहीं, उसके अलावा एक और राइट क्या है, ही विल विद होल्ड द डिलीवरी। वो बोलेगा मैं राइट तुम्हें गुड्स दूंगा ही नहीं। विद होल्ड द डिलीवरी का मतलब क्या है, कहते हैं विद होल्ड द डिलीवरी इज इक्वल टू टोटल ऑफ राइट्स ऑफ लियन एंड स्टॉपेज एंड ट्रांजिट। इन दोनों के टोटल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, विद होल्डिंग द डिलीवरी। An unpaid seller has expressly been given the rights against goods as well as buyer। उसके पास against goods भी right होते हैं and against buyer भी। पहला टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सेलर की लियन क्या होती है, लियन टॉपिक को डिटेल में। ऐसे हम पढ़ेंगे स्टॉपेज एंड ट्रांजिट। स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के बाद हमारे पास एक टॉपिक आएगा राइट ऑफ रीसेल। जब ये तीनों पॉइंट्स खत्म हो गए तो नेक्स्ट हमें बताया जाएगा अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, विद द प्रॉपर्टी गुड्स हैज नॉट पास, तो उसके पास राइट होता है विद होल्ड द डिलीवरी। एंड नेक्स्ट पेज पे राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट है, उसे स्यू कर सकता है प्राइस के लिए, उसे स्यू कर सकता है डैमेजेस के लिए, एंड उसे स्यू कर सकता है इंटरेस्ट के लिए। जो आपने वर्ड बोला ना कि क्या हम उससे लीगल चार्जेस भी रिकवर कर सकते हैं सीओ करने की, वो डैमेजेस में काउंट होते हैं, सही डैमेजेस बोलते हैं। ठीक है, चलो अब चार्ट बना लेते हैं। अगर मैं ऐसे ना समझू ना तो समझ ही नहीं आता चैप्टर में चल क्या रहा है। तो पहले ये समझना जरूरी है व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन द चैप्टर। अनपेड सेलर, सेक्शन 45। Buyer has not paid price and seller has an immediate right of action। या फिर why is Manveer not coming? She was there yesterday. Okay. Buyer makes the payment by bills of exchange or any negotiable instrument, and the same is dishonored।
राइट्स ऑफ बायर, सॉरी राइट्स ऑफ अनपेड सेलर और रेमेडीज in case of breach by buyer. Same question can be asked as कि क्या रेमेडीज होंगी अगर बायर ब्रीच करे। कुछ उसके पास राइट होंगे अगेंस्ट गुड्स और कुछ राइट्स होंगे अगेंस्ट बाय। गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट्स होंगे डिपेंड करेगा। प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड, और प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है उसका पहला राइट है लियन, सेलर्स लियन। लियन को अगर मुझे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो, रिटेन द पोजेशन। सेकेंड राइट होता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, पर ये राइट हमेशा नहीं होता, ये सिर्फ किस केस में होता है, इसे हम बोल सकते हैं रीगेन द पोजेशन। आपने पोजेशन खो दिया था, आपने उसे दोबारा गेन कर। एंड राइट ऑफ रीसेल। इंसॉल्वेंट कौन होता है, अरे इंसॉल्वेंट का मीनिंग क्या होता है, नहीं मतलब मान लो कोर्ट ने नहीं भी डिक्लेयर किया इंसॉल्वेंट है क्या, यार ऐसे तुम क्यों बोलते हो, मैंने स्पेशली तो फर्स्ट चैप्टर में इंसॉल्वेंट का मीनिंग बताया है। मान लो कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि पर्सन इंसॉल्वेंट है, बट पर्सन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, हमने स्पेशली पढ़ा था, सीजेस टू पे हिज डेट्स। याद आया, देखो फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशंस में जाके चेक करो। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, पर्सन हु सीजेस टू पे हिज डेट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लिखा हुआ है कि नहीं, भूलना नहीं है, चीजों को लिंक करके रखना है। यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का वही मीनिंग होगा, पेपर में वो केस स्टडी पूछ देंगे। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, नहीं हुई तो क्या होगा, ऑल अबव प्लस विद होल्ड द डिलीवरी। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई तो सिर्फ विद होल्ड द डिलीवरी का राइट नहीं है, कहते ये तीनों राइट तो है ही, उसके अलावा एक और राइट क्या है, तुम डिलीवरी भी विद होल्ड करो। देखो उन्होंने क्वेश्चन बुक में कैसे लिखा हुआ है, where property has not passed to buyer, unpaid seller in addition to other remedies। उसके पास बाकी सारी रेमेडीज तो हैं ही, उसके अलावा एक और रेमेडी क्या है,
राइट ऑफ विद होल्डिंग द डिलीवरी। इसका मतलब सेम वही है जो कि लियन और स्टॉपेज इन ट्रांसफर, इसे ही बोलते हैं कॉजी लियन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉजी लियन। तो आप बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, लियन का मतलब रिटेन द पोजेशन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब रीगेन द पोजेशन, एंड विद होल्डिंग द डिलीवरी मतलब लियन के जैसा, कॉजी लियन। कॉजी वर्ड का मतलब लाइक होता है ना। बायर के अगेंस्ट आप लोग क्या क्या राइट्स ले सकते, राइट्स है आपके, हम उसे स्यू कर सकते हैं प्राइस की रिकवरी के लिए, इंटरेस्ट की रिकवरी के लिए, डैमेजेस की रिकवरी के लिए, एंड हम भी कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हैं, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब अगर अनमोल पेमेंट नहीं कर रहा तो मैं भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी, किसी और को गुड्स सेल कर दूंगी, मेरी ड्यूटी भी खत्म। ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, गुड मेरे पास कैसी है, सेलर इन पोजीशन का एग्जांपल। और भी शायद स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम ये क्या बात बनी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है पर गुड्स अभी तक आपके पास ही है। दिस इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ सेलर इन पोजीशन, कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है पर पोजीशन आपके पास ही पड़ी, पर्सन के लिए राइट अगेंस्ट गुड्स ही खत्म हो गया। अगर गुड्स की डिलीवरी भी हो चुकी है तो राइट अगेंस्ट पर्सन तो गुड्स तो खत्म ही हो गया। अब मेरे पास सिर्फ क्या है, राइट अगेंस्ट प्राइस। हाँ, सिंबॉलिक डिलीवरी में भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। चलो जी, अब एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। अब यही मैं बुक का फर्स्ट पेज ही है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आई होप सबको याद हो गया है। मेन टॉपिक ही यहाँ से शुरू हुआ जो हमने चार्ट में बनाया है, इन सबको समझना। सेलर लियन। सेलर लियन का मतलब है कि अनपेड सेलर के पास राइट है लियन का फॉर द प्राइस व्हाइल ही इज इन पोजेशन। जब तक कि मुझे उसे पेमेंट नहीं मिलती वो तब तक लियन एक्सरसाइज कर सकता है, उसके पास राइट है पोजेशन को रिटेन करने का, डिलीवरी मना करने का, जब तक उसे प्राइस नहीं पे किया जाता। इसे ही पोजेसरी लियन भी बोला जाता है कि वो गुड्स को अपने पास तब तक लियन एक्सरसाइज करेगा जब तक उसके पास बायर की गुड्स का पोजेशन है। राइट ऑफ लियन आप कब एक्सरसाइज करते हो, कहते हैं अगर मान लो आपने गुड्स सेल की थी विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट। मैंने राधिका को बोला कि तुम्हें कोई क्रेडिट पीरियड नहीं मिलेगा, मेरी कंपनी में ऐसे कोई पॉलिसी नहीं है, अब अगर ये टाइम पे पेमेंट नहीं करेगी मैं लियन एक्सरसाइज कर सकती हूँ। या फिर आपने गुड्स क्रेडिट पे दी थी पर वो टाइम क्या हो गया, एक्सपायर। दोनों केसेस में आप ये लियन एक्सरसाइज कर सकते हो। या फिर अगर बायर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट। कहते हैं सेलर जो है वो एक्सरसाइज करता है राइट ऑफ लियन जब उसके पास गुड्स का पोजेशन है। कई बार उसके पास गुड्स का पोजेशन होता है एज एन एजेंट, या फिर वो गुड्स का क्या होता है, बेली। तो सेलर इन पोजेशन है। इंस्टॉलमेंट वर्ड पढ़ लो। डेट्स मान लो तो पर्सनल डेट क्योंकि उसके एसेट सोल प्रोप्राइटर है तो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ पर्सन क्या है। ठीक है। अच्छा, हमने क्या ये हेडिंग पहले भी कहीं पढ़ी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पढ़ा था। पार्ट डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी मैंने क्या लिखवाया था कि पार्ट डिलीवरी को हम क्या मान के चलते हैं, फुल डिलीवरी मान के चलते हैं। एक्सेप्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेवरेबल नेचर का है, अगर कॉन्ट्रैक्ट को दो टुकड़ों में बांटा जा सकता है। तो अगर मैंने पार्ट डिलीवरी कर दी और उसका मतलब है मैंने फुल डिलीवरी कर दी, क्या मैं लियन एक्सरसाइज कर सकती हूँ, नहीं। ऑब्वियसली मेरे पास लियन का राइट कब तक होता है, जब तक मेरे पास गुड्स का पोजेशन है।
जैसे ही मैंने पोजेशन खो दिया, देखो अगला टॉपिक ही क्या है, टर्मिनेशन ऑफ लियन। लियन कब खत्म होगी? उन्होंने बनाए 4 पॉइंट्स हैं पर चारों का मीनिंग एक ही निकलेगा। जैसे ही मैंने पोजेशन खो दिया, लियन का राइट भी खत्म हो गया। पार्ट डिलीवरी कहते हैं अगर अनपेड सेलर ने पार्ट डिलीवरी की है तो वो रिमेनिंग यूनिट्स के ऊपर लियन एक्सरसाइज कर सकता है। पर अगर पार्ट डिलीवरी का मतलब ये है कि वो अपने राइट को वेव ऑफ कर रहा है, उस केस में नहीं कर सकता। तो अगर पार्ट डिलीवरी जो है वो नॉन सेवरेबल नेचर की है, मतलब मैंने वेव लाइन लियन का राइट खत्म कर दी। सेम वही रूल आ रहा है, रिपीट हो रहा है। लियन खत्म कब होती है? कहते हैं अनपेड सेलर का जो राइट है वो खत्म हो जाता है जब सेलर बायर को गुड्स दे देता है। चाहे सेलर ने बायर को गुड्स दी या एजेंट कैरियर को दी या फिर किसी भी बेली को दी, और उसका पर्पस क्या था? गुड्स किसको ट्रांसफर करना? बायर। अगर बायर या एजेंट लीगली गुड्स का पोजेशन ले लेते हैं, उन्होंने कोर्ट के थ्रू गुड्स का पोजेशन ले लिया कि नहीं ये तो डिस्प्यूटेड केस है, इसमें हमारा राइट बनता है, जब सेलर अपना राइट क्या कर दे? वे। तो एक केस में तो क्या हो रहा है, जब वो डिलीवर करते, एक केस में उन्होंने पोजेशन ले लिया लीगली, एंड एक केस में उसने अपना राइट क्या कर दिया? और लास्ट पॉइंट एस्टॉपल। एस्टॉपल वर्ड का मतलब तो जब मैंने खुद ही बोल दिया मैं अपना राइट नहीं रखूंगी, तो उस केस में मेरा लियन का राइट क्या हो जाएगा? खत्म। एक्सेप्शन पढ़ो। सेकंड डिक्री, मैंने बताया हुआ, मैंने कोर्ट के ऑर्डर को बोलते हैं डिक्री। जस्ट बिकॉज मैं कोर्ट में जीत गई, the unpaid seller having a lien thereon doesn't lose his lien by reason only that he has obtained a decree for price of goods। तो कोर्ट में केस चल रहा था प्राइस को लेके, कोर्ट प्राइस का डिस्प्यूट था, कोर्ट ने फाइनल डिसीजन ले लिया कि बायर ने बोला 10,000 तो प्राइस 10,000 होगा। तो क्या इसका मतलब है कि सेलर की लियन खत्म होगी? नहीं। जस्ट बिकॉज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है प्राइस को लेके, लियन नहीं खत्म हुई। वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, कहते हैं दोनों चीजों को लिंक नहीं कर सकते आप। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मीन रास्ते में गुड्स को रोकना जब तक कि वो अभी क्या है? रास्ते में ही है। पोजेशन को क्या करना? रीगेन। कब तक कर सकते हो आप? जब तक में वो पर्सन पूरा पेमेंट ना हो। कहते अगर अनपेड सेलर ने गुड्स से पार्ट अवे कर लिया, उसने गुड्स अभी कैरियर को दी, किसी एजेंट को दिए कि बायर को डिलीवर कर दो, और बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके पास राइट है, वो कैरियर को बोलेगा कि मेरे गुड्स मुझे वापस दे दो, गुड्स को डिलीवर मत करो। अगर वो एक बार गुड्स को डिलीवर कर देता, फिर तो प्रॉपर्टी किसकी हो गई है? बायर की। अब वो वापस नहीं मंगवा सकता। फिर बायर का ऑफिशियल लिक्विडेटर उन गुड्स के ऊपर राइट एक्सरसाइज करता। हाँ वो आएगा। अगर जो कैरियर है वो बायर का है, तो उस केस में तो डिलीवरी पहले ही कंप्लीट हो गई। अगर जो कैरियर है वो सेलर का है, तो जो रास्ते में है गुड्स, तो उस टाइम पे तो स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हैं। द राइट इज द एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लियन। कहते हैं ये वाला जो राइट है ये एक्सटेंशन है राइट ऑफ लियन की, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? पोजेशन रीगेन हो रहा है। पढ़ लो भाई ये सब कुछ, कोई भी डाउट हो तो बताओ। राइट ऑफ रीसेल में ये पढ़ेंगे कि कब से ही कर सकते हो, पर लियन की कोई टाइम लिमिट नहीं होती, बट दैट ऑब्वियसली लियन की रीजनेबल टाइम लिमिट है। देखो मान लो मैंने किसी गुड्स के ऊपर लियन एक्सरसाइज किया और वो पेरिशेबल गुड्स हैं,
आई वुड ऑब्वियसली वांट यू, तो मुझे जल्दी से जल्दी पैसे दो, नहीं तो मैं किसी और को सेल कर। ठीक है, इन एनी केस सेलर विल ऑलवेज वांट कि अगर बायर पैसे नहीं दे रहा है, मैं किसी और को सेल कर। क्लियर है, मैं आगे चल सकती हूँ? पक्का? कहते हैं रास्ता खत्म कब होता है? क्योंकि जैसे ही रास्ता खत्म हो गया, गुड्स किसको मिल जाएंगी? क्या मैं वापस डिलीवरी क्लेम कर सकती हूँ? नहीं। अब तो गुड्स किसकी है? बायर के ऑफिशियल लिक्विडेटर की। वो तो इंसॉल्वेंट हो गया है। मैं तो गुड्स को के ऊपर लियन एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, स्टॉप करना चाहती हूँ, बट अब ऑफिशियल लिक्विडेटर बोलेगा इसके ऊपर मेरा राइट। तो ट्रांजिट खत्म कब होगा? आप ही पढ़ो, मुझे बताओ, जिस भी पॉइंट में डाउट है। इंटरसेप्ट करने का मतलब, मुझे मतलब बीच में रोकना, इंटरफेयर करना। पार्ट डिलीवरी में? कौन से पॉइंट में? पार्ट डिलीवरी सेपरेबल गुड्स की होती है। नहीं वो कि, ठीक है तुम बोलो, कोई बात नहीं। जब उनकी नॉन सेपरेबल पार्ट। पार्ट डिलीवरी नॉन सेपरेबल गुड्स की नहीं होती। पार्ट डिलीवरी हो तो सिर्फ सेपरेबल गुड्स की ही सकती है, बट उसमें डिपेंड करता है कि तुम क्या इम्प्लाई कर रहे हो। क्या क्या मैं, बच्चे लेट्स से ए ने बी को किसी चीज के 20,000 यूनिट्स भेज दी। एक ट्रक में सिर्फ 5,000 यूनिट्स आ सकते हैं। तो पहले ट्रक्स में लोडिंग होगी, फिर ट्रक्स चलेंगे। एक ट्रक लोड हो जाता है, फैक्ट्री से निकल जाता है, फिर दूसरा लोड होता है, फिर दूसरा दूसरा निकल जाता है। सारे इकट्ठे नहीं निकलेंगे, शायद बीच में 2-2 या 3-3 आवर्स का डिफरेंस होगा। तो इस केस में मान लो अभी सिर्फ पहला ट्रक पहुंच गया है, और अभी बाकी जो फोर्थ या फिफ्थ ट्रक है वो अभी लोड ही हो रहा है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट डिलीवरी। ठीक है, इसे मुझे समझ कैसे आया कि इसका मतलब ये है?
रुको एक सेकेंड। हाँ जी, ये रीड करो प्लीज सब लोग। तो मुझे क्लियर है, शायद बाकी सबको भी डाउट होगा मैम पार्ट डिलीवरी कैसे पॉसिबल है नॉन नॉन सेपरेबल गुड्स की। तो वहां पे सेपरेबल गुड्स का मतलब ये नहीं कि गुड्स को हाफ हाफ करके भेज रहे हैं। कहते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नेचर का है कि जिसमें गुड्स अलग अलग डिलीवर हो रही हैं और जो पार्ट डिलीवरी है उसे वो किस चीज में है, इन प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ होल, तो हम पार्ट डिलीवरी को क्या मान लेते हैं, फुल डिलीवरी। बट अगर मैंने अपने कंडक्ट से ये शो किया था कि पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू पार्ट डिलीवरी ही है, फैक्ट्री ने बोला था कि जितनी गुड्स की पेमेंट करोगे मैं उतनी डिलीवर कर दूंगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो 20,000 यूनिट्स के लिए हुआ था, अभी तक उसने सिर्फ 10,000 की पेमेंट की है और मैंने 10,000 भेज दी। क्या यहाँ पर हम पार्ट डिलीवरी को फुल डिलीवरी मानेंगे? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में क्या पता चल रहा है कि मेरा इंटेंशन क्या है। मैंने उसे बोला कि जितनी पेमेंट आती रहेगी मैं उतनी गुड्स डिस्पैच करती रहूंगी, जैसे ही तुम्हारी पेमेंट आएगी मैं फैक्ट्री से लोड करके भेज दूँ। ठीक है, अनपेड सेलर, आई होप चार्ट तो सबको ही याद आ गया हो गया है, लियन का मतलब समझ आ गया। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में थर्ड पॉइंट कहते अगर आपने बच्चे मान लो मैंने कनाडा किसी को गुड्स भेज दी, उन्होंने बोला कि आप मेरे पास डिलीवर कर दो, मैंने कहा नहीं सर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सर्विसेज नहीं देती, मुझे नहीं पता शिपिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कहते ठीक है आप मुंबई तक भिजवा दो, मुंबई के पोर्ट से हम लोग शिप के साथ टाई अप करेंगे। अब जब चंडीगढ़ से गुड्स मुंबई के पोर्ट में लोड हो गई, शिप के कैप्टन ने कॉल करके बोल दिया कि मुझे गुड्स मिल गई, तो गुड्स रास्ते में है कि ट्रांजिट खत्म हो गया, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। बिकॉज जो यहाँ पर शिप है वो किसके एजेंट के फॉर्म में काम कर रही है, बाय। अगर जो कैरियर है बेली है एक्नॉलेज करता है बायर को या उसके एजेंट को कि वो गुड्स को होल्ड कर रहा है एज सुन एज गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप, तो इस केस में ट्रांजिट क्या हो गया है, एक्सेप्ट अगर सेलर ने अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल रखा हुआ है। और किसी पॉइंट में कोई डाउट? ठीक है, अब ये उन्होंने एक्सप्लेन किया कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कैसे करते हैं। तो हम एक्चुअली फोन करते हैं कंपनी को कि हमें पता चला ये पर्सन पेमेंट नहीं देगा, ये इंसॉल्वेंट हो गया है, तो आप इसको डिलीवरी कैंसिल कर। ठीक है, अब मैंने कंपनी को कॉल की, क्या कंपनी का ओनर खुद डिलीवर करने गया हुआ है, वो तो कोई कोरियर बॉय या डिलीवरी बॉय गया हुआ है। तो हम क्या ये मान लेंगे कि मैंने कंपनी को बता दिया और स्टॉपेज इन ट्रांजिट अप्लाई हो गया? कहते हैं आप कंपनी को इन्फॉर्म करोगे, उसके बीच में एक रीजनेबल टाइम लिमिट होना चाहिए कि जो कंपनी का ओनर है जो भी उसके टीम में पर्सन है उसे इन्फॉर्म कर सके। अगर हमारे पास इतना हमें दिख रहा है कि इतना रीजनेबल टाइम है कि वो उसे इन्फॉर्म कर सकता है, उसने हमारे कहने पे रोक दी है डिलीवरी, तब हम लोग बोलेंगे कि स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज हो गई। राइट, तो ये पढ़ लो एक बार, बट अदरवाइज इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड इट वंस, उसके बाद चाहे क्रॉस मार्क कर देना इसकी। मैं ट्रांजिट वाले पॉइंट में पॉइंट है कैरियर रॉन्ग फॉर रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू बायर। तो इसकी इसमें ट्रांजिट कम्स टू एन एंड यही लिखा हुआ ना। कई बार कोरियर बॉय से गलती नहीं हो जाती कि किसी और की गुड्स किसी और के घर में डिलीवर कर दी, मना कर दिया, हाँ कोई गलती होगी।
हो सकता पूरे से आसान है, नहीं आसान। घर पे आपने सिर्फ ये डिफरेंसेस पढ़ के आने हैं, राइट ऑफ लेन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के डिफरेंसेस क्या हैं। कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर 53। फर्स्ट पॉइंट वो बेबी है फायर का बेबी होगा। क्या चीज? फर्स्ट पॉइंट में जो सेकंड लाइन है कि कैरियर और अदर बेबी हम उसको दर्शन पे खुद सारा है। सेकंड लाइन में सेलर सेलर सेलर, ठीक है। इस चीज को आप लोग क्रॉस कर सकते हो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। डिफरेंसेस अच्छे से पढ़ के आना, कल मेरे से डाउट्स पूछो डिफरेंसेस के, बाकी का चैप्टर रिवाइज करके आओ। वी विल कंप्लीट दिस एट टुमारो। टुमारो